डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आप लोग 12 के फिजिक्स में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आप जानते हो, पहले आपको ये पता है प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो है एक कांच का बना समांग पारदर्शी माध्यम है जिसकी आकृति 3 डायमेंशनल त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुज के आकार की इनके 3 शेप होते हैं, 3 डायमेंशनल होता है। हमने एक प्रिज्म लिया है कि आपका हमारा कोई प्रिज्म है, इसका अगर हम नाम लिख दें तो इसका नाम है PQR। ये आपका एक प्रिज्म है बच्चों। यहां से कोई लाइट रेज इस तरह से आपतित हो रही है। लाइट रेज जिस बिंदु पर आपतित होती है वह बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। यहीं पर हम इसके अविलंब खींचते हैं और इसके साथ जो कोण अंतरित होता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है बच्चों, ये हमारी नॉर्मल की रेखा हो गई। वैसे तो ये किरण जाने का जो मार्ग था वो सीधे था। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाती तो यह किरण क्या होती? सीधे चली जाती। परंतु इधर वायु का माध्यम है और यहां पर आपका कांच का माध्यम है। इसका मतलब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी अपने प्रारंभिक मार्ग जो प्रारंभिक मार्ग है ये किरण सीधे चली जाती थी। अब होता क्या है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण किधर जाती है? अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये वैसे अगर सीधे चली जाती, लेकिन ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहां पर आएगी तो यहां पर फिर जो है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को जाना होगा। तो जिस बिंदु पर ये जाएगी उस बिंदु पर फिर हम क्या करेंगे? अविलंबोत एक रेखा इस तरह से खींचेंगे। इस अविलंबोत रेखा के साथ ये जो कोण बनाएगा वह क्या होगा? आपका कोण होगा। ये आपका I था तो ये कोण क्या था? R था। जो कोण ये बनाएगा वही कोण आप मान के चलिए यहां पर भी अंतरित होगा, क्योंकि यह एक समांग पारदर्शी पृष्ठ है। समांग पारदर्शी पृष्ठ है, इसलिए जितना कोण यहां अंतरित होगा उतना ही कोण यहां अंतरित होगा। अब ये किरण वैसे तो सीधे चली जाती, लेकिन अब क्या करती है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण किधर जाती है? अविलंब से दूर हटती है। अविलंब की रेखा है, इससे दूर हटेगी, यानी इस डायरेक्शन में आ जाती है। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, और यह बाहर जो किरण निकलती है इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये क्या है? अपवर्तित किरण। ये जो बाहर किरण निकल रही है वो कौन सी होगी? इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण। ये आपकी आपतित किरण यानी कौन सी किरण होती है? इंसिडेंस रे। और ये जो आर पर माध्यम में जाती है इसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, और जो बाहर निकलती है इसको इमर्जेंट रेज बोलते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो जब ये बाहर जाएगी तो ये कितना कोण अंतरित करेगी? जितना ये होता है उतना ही यहां पर कोण अंतरित करती है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह किरण अगर माध्यम ना होता तो यह किरण आपकी सीधी चली जाती, पर अब ऐसा नहीं है। अब कहां जा रही है? अब किरण सीधे इस डायरेक्शन में जा रही है
तो इसको अगर हम डॉट डॉट करके पीछे मिलाएं तो अब पहले से कितने कोण पर मुड़ गई, इतने कोण पर मुड़ गई। तो यह पहले से जितने कोण पर मुड़ जाती है वही इसका कहलाता है अल्पतम विचलन कोण। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है अल्पतम विचलन कोण को समझाइए। तो अल्पतम विचलन कोण क्या होता है? जब कोई किरण किसी प्रिज्म द्वारा किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन तथा निर्गत के पश्चात वह अपवर्तित किरण से जितने कोण पर क्या होती है, विचलित हो जाती है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं बच्चों। इसका नाम देते हैं डेल्टा एम। ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम इधर मिलाएं और थोड़ा नाम दे दें, इसका नाम लिख दें यम, इसका नाम लिख दें यन, इसका नाम और कुछ लिख दें, इसका नाम हम लिख दें कुछ भी नाम लिखा जा सकता है, आर लिख दें, इसका नाम यस लिख दें, तो कोई फर्क नहीं है। ये प्रिज्म कोण होता है, जो ऊपर वाला कोण होता है इसको हम ए से दिखाते हैं। ये प्रिज्म कोण ए है। तो ये रहा आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके द्वारा हम अपवर्तनांक को कैसे ज्ञात करेंगे ये हम देखेंगे बच्चों। माना प्रिज्म का अपवर्तनांक n, प्रिज्म कोण ए एवं अल्पतम विचलन कोण डेल्टा यम है यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो। तो बच्चों इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज का चयन करेंगे। आइए इसको डेरिवेशन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज यम ओ एन में। यम ओ एन में क्या मिलेगा बच्चों? आप जानते हो कि एवीआर है, एवीआर है, हमें अल्पतम विचलन के लिए लेना है और यह पृष्ठ क्या है? समांग पारदर्शी पृष्ठ है, इसलिए दोनों तरफ ये क्या होगा? आर आर होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो यह हो जाएगा इस त्रिभुज में r प्लस कोण यमोयन प्लस कोण r बराबर 180। तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों कोण यमोयन इज इक्वल टू 180 माइनस 2r। यह आपका पहला समीकरण। ठीक है बच्चों। पुनः आगे हम देख सकते हैं ये आपका एक चतुर्भुज है PMON। चतुर्भुज PMON में, चतुर्भुज में आप देख रहे हो ये चतुर्भुज जो हमने लिया है ये है चतुर्भुज PMON में। इस चतुर्भुज को हम ले रहे हैं बच्चों। अब इस चतुर्भुज में हमको ये पता है कि ये अविलंब की रेखा है, इसका मतलब यहाँ का कोण क्या होगा? 90। ये भी अविलंब की रेखा है, इसका मतलब ये कोण भी 90 अंश होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर का कोण क्या है? प्रिज्म कोण है, यानी कोण A प्लस 90 प्लस कोण यमोयन प्लस 90 बराबर 360।
चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। इसको आप सॉल्व करेंगे और समीकरण 1 से मान रख देंगे। पहले समीकरण 1 से यहाँ पर a 90 90 180 हो जाएगा और एंगल एम बराबर लिखा जा सकता है 180 माइनस 2r इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व करिए। a इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 360 प्लस 2r, ये आपका कैंसिल, तो a इक्वल टू हो गया 2r या r इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? a/2। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसको ध्यान से जरा देखिए, ये पूरा कोण I है, अगर ये किरण सीधे चली गई होती तो ये भी कोण क्या होता? I होता। इसी तरह से ये भी किरण अगर सीधे चली गई होती तो यह कोण क्या है? I है, तो ये भी आपका I होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये ऊपर वाले हम त्रिभुज में ए ले रहे हैं RMN, तो अगला ले रहे हैं त्रिभुज RMN में क्या मिलेगा? त्रिभुज RMN में आप देख सकते हैं कोण SRN बहिष कोण है, कोण SRN बहिष कोण है, ये बहिष कोण है। अतः क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए आप लोग, अतः क्या हो जाएगा? कोण SRN बराबर हो जाएगा, ये बहिष कोण जो होगा वो अंदर के दोनों कोणों की योग के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं RMN प्लस RNM। अब SRN का मान कितना है? डेल्टा m, तो इसके जगह हम डेल्टा m लिखेंगे। इसका मान कितना है? ये पूरा I था, इसमें से R निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा I माइनस R, ये भी आपका I माइनस R, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा m इक्वल टू 2I माइनस 2R। आप देख सकते हैं समीकरण 2 से R बराबर है a/2, तो a बराबर 2R लिखा जा सकता है। समीकरण 2 से यहां पर वैल्यू को पुट करो, डेल्टा m बराबर 2I माइनस 2R के स्थान पर हम a लिख सकते हैं। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो डेल्टा m प्लस a बराबर हो जाएगा 2I, या लिखा जा सकता है बच्चों डेल्टा m प्लस a/2 बराबर I। ये आपका I हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल टू डेल्टा m प्लस a/2। ये आपका तीसरा समीकरण, ठीक है बच्चों ना। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का क्या नियम है? इस माध्यम से इस माध्यम में किरण जा रही है तो क्या होगा? ANG, एयर टू ग्लास में जा रही है, ANG बराबर क्या होता है? साइन I अपान साइन R। ठीक है बच्चों। अब इसको आपको मालूम है कि ग्लास का कितना अपवर्तनांक है? n है, तो यह हो जाएगा NG अपान NA बराबर साइन I की वैल्यू यहां आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो साइन I की जगह हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2 और r की जगह लिखेंगे साइन a/2। अब NG का मान कितना है? ग्लास का अपवर्तनांक n दिया हुआ है, तो NG के स्थान पर n लिखेंगे और एयर का होता है वर्ग, तो हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2।
ये हो जाएगा आपका सूत्र बना n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ये आपका अभिष्ट फार्मूला बना बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसकी तैयारी करेंगे और तैयारी करने के पश्चात आप हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आप देख लीजिए, अगर यही एक पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए विचलन को, तो पतले लेंस के लिए क्या हो जाता है, पतले लेंस के लिए हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज अगर पतले लेंस के लिए होगा तो थीटा यानी डेविएशन बहुत कम होगा, आई और आर का मान बहुत कम होता है। जब आई और आर का मान बहुत कम होता है तो उस स्थिति में साइन आई इज इक्वल टू हम आई लिख सकते हैं और साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा बच्चों n इक्वल टू डेल्टा m प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर यह गुणा कर दीजिए, n इंटू ए बराबर डेल्टा m प्लस ए। पाछांतर करिए तो n ए माइनस ए बराबर डेल्टा m। तो यहां से डेल्टा m बराबर सूत्र मिला, इन दोनों में कॉमन ए हो जाएगा n माइनस 1। ये आपका क्या होगा, पतले लेंस के लिए विचलन कोण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप लोग देख लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में से 12 में के एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन ये शामिल है। आगे हम चर्चा करेंगे कोणीय विक्षेपण और विक्षेपण क्षमता। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जब कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको जरा हम जगह बनाते हैं पहले, इसके बाद आप लोगों को डीपली बताएंगे इसके बारे में। आप लोग देखते रहिए, ये आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में थोड़ा डीप दिया है, तो हाई स्कूल की भी बातें जरूरी होंगी और इंटरमीडिएट में तो जब आवश्यक हैं। तो हम देख सकते हैं इसको, देखिए बच्चों, ये आपका एक प्रिज्म है, ये आपका एक प्रिज्म है, ठीक है ना। अब इसमें से कोई किरण आपतित अगर होती है तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी पर अभिलंब खींचते हैं। इसके जाने का जो सीधा मार्ग था वो तो ये था, पर किधर जा रही है, विरल से सघन में, तो किधर जाएगी, अभिलंब के नजदीक जाएगी। अभिलंब के नजदीक आने का मतलब जो सीधे जा रही थी अब थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी, यही ना। अब इस बिंदु पर आपतित होगी तो यहां पर फिर अभिलंब हमको खींचना पड़ेगा। अब यहां से जब किरण वास्तव में जो निर्गत होती है, हमने इसकी पहले जो डेरिवेशन कराया है अभी, वह ये किरण जो निकाली गई है, वह ये किरण वास्तव में 7 किरणों के माध्य किरण होती है, जिसको हमने निर्गत किरण के रूप में आपको लिखा था। जब किसी प्रिज्म से कोई किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जब निर्गत होती है तो अवस्था वास्तव में अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अवयवी रंग कौन कौन सा होता है, बैनी, आपी, नाला। कौन कौन से अवयवी रंग होते हैं, बै मीन्स बैगनी, नी मीन्स नीला, आ मीन्स आसमानी,
ह मीन्स हरा, बैनी आ पी, पी मीन्स पीला, ना मीन्स नारंगी और ला मीन्स लाल। ये 7 रंग होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में शामिल होते हैं। इस 7 रंगों का मिश्रण होता है। इन्हीं 7 रंगों के मिलने के बाद जो बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वास्तव में इस 7 रंगों का मिश्रण होता है। बरसात के समय आपको वायुमंडल में अक्सर देखने को मिलता है और ये 7 रंग हर श्वेत प्रकाश में होंगे। आप प्रैक्टिकल में भी आपने प्रिज्म से कभी देखा होगा तो 7 रंगों का प्रकाश प्रिज्म से आपको दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा है प्रिज्म से 7 रंगों का प्रकाश निकलते हुए। तो 7 रंगों का प्रकाश यहां से निकलता है। अब इस तरह से 7 किरणों के रूप में विभक्त होता है। ये 7 किरणों में विभक्त होता है बच्चों। तो 7 किरणें कौन कौन सी होती हैं? 2, 2, 4, 2, 3, 6, 1, 7। 7 किरणें हो गई हैं। तो बैगनी होता है पहला, बैगनी, बैनी, नीला होता है दूसरा, बैगनी, नीला, बैनी आ। इसके बाद हरा होता है, हरा रंग होता है। ये आपका बैगनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, बैनी, आसमानी होता है। आसमानी के बाद हरा होता है, आसमानी, इसके बाद हरा होता है, फिर पीला होता है, इसके बाद नारंगी होता है, फिर लास्ट में जो आपका होता है वो क्या होता है? लाल होता है। आप देख सकते हैं इस 7 रंगों में सबसे कम डेविएशन लाल रंग में होता है। सबसे कम विचलन जो है लाल प्रकाश में होता है और सबसे अधिक विचलन बैगनी प्रकाश में होता है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? बैगनी में विचलन सबसे अधिक क्यों होता है और लाल प्रकाश में विचलन क्यों होता है? क्योंकि बैगनी रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, लाल प्रकाश से अधिक होती है। यानी बैगनी रंग का आवृत्ति का मतलब अपवर्तनांक से है। तो अगर बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी तो उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जस्ट इसी के अपोजिट में होता है। अगर बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक और लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है तो बैगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम हो जाएगी और लाल प्रकाश की फोकस दूरी सबसे अधिक हो जाएगी। आप लोगों ने इसीलिए देखा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है उसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता है, लेकिन एक कारण उसका एक कारण आवृत्ति का भी होता है, फोकस दूरी का भी होता है कि उसकी आवृत्ति कम होती है यानी अपवर्तनांक कम होता है और फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। तो लाल रंग की आवृत्ति, लाल रंग का अपवर्तनांक कम और बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण बैगनी प्रकाश में विचलन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश में सबसे विचलन कम होता है। बच्चों इसी को लेकर के एक बनाया गया कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण ये क्या होता है? कोणीय परिक्षेपण किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं परिक्षेपण यानी एंगुलर डिस्पर्शन। कोणीय परिक्षेपण क्या है? कोणीय परिक्षेपण ये होता है बैगनी प्रकाश का विचलन कोण तथा लाल प्रकाश के विचलन कोण के अंतर को क्या कहते हैं? कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसका डिफिनीशन है बैगनी प्रकाश के विचलन कोण तथा लाल प्रकाश के
विचलन कोण का अंतर कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। परिक्षेपण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात कह सकते हो कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। डेल्टा V का मतलब बैगनी प्रकाश का विचलन कोण, डेल्टा R का मतलब R मीन्स रेड और V मीन्स वायलेट। वायलेट माने क्या होता है? बैगनी होता है। तो बैगनी प्रकाश के विचलन कोण में से लाल प्रकाश के विचलन कोण को अगर घटा देंगे तो जो बचेगा थीटा बचेगा, इसको हम बोलते हैं कोणीय परिक्षेपण। थीटा इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ये आपका कोणीय परिक्षेपण का सूत्र है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला हेडिंग होता है बच्चों, उसकी हम चर्चा करेंगे कोणीय परिक्षेपण क्षमता, या केवल संक्षेप में इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। केवल परिक्षेपण क्षमता, केवल परिक्षेपण क्षमता, या दूसरा नाम एक और है इसका विक्षेपण क्षमता। विक्षेपण क्षमता ज्यादातर आजकल इसी नाम का प्रयोग किया जाता है। कोणीय परिक्षेपण क्षमता न कह करके विक्षेपण क्षमता, क्योंकि कोणीय परिक्षेपण को ही विक्षेपण कहते हैं, तो विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर के नाम से जाना जाता है। ये क्या? देखो ऐसा है, हमने बताया कि ये सारे जितने भी सातों रंग हैं, सातों रंग के प्रकाश में अलग अलग विचलन कोण होता है, जिसमें बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक और लाल प्रकाश का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो जब इन सब का एवरेज लिया जाता है तो पीले प्रकाश के बराबर आता है। समझ रहे हैं? तो पीले प्रकाश के जो विचलन कोण है लगभग उसी के समकक्ष आता है सबका विचलन कोण। तो ऐसा होता है कि जो कोणीय विक्षेपण परिक्षेपण क्षमता है या विक्षेपण क्षमता है, यह होता है कोणीय परिक्षेपण तथा पीले प्रकाश के विचलन। कोणीय परिक्षेपण तथा पीले प्रकाश के विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोणीय परिक्षेपण तथा कोणीय परिक्षेपण तथा पीले प्रकाश के विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं। विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात विक्षेपण क्षमता का सूत्र बनेगा, अर्थात विक्षेपण क्षमता का जो सूत्र होगा ओमेगा इक्वल टू होता है ये आपका थीटा अपान डेल्टा वाई। वाई क्या होता है किसके लिए? वायलेट, येलो माने क्या होता है? पीला, इसलिए थीटा अपान डेल्टा वाई ये सूत्र होता है। बट वी नो थीटा इक्वल टू क्या है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो इसको एक्सपेंड करोगे, ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है अंदर की ओर घूमने वाला। तो ए है आपका थीटा अपान डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, अब हमने इसके पहले जो आपको फार्मूला बताया था उसमें आप बैगनी प्रकाश के लिए क्या होता है? बैगनी के लिए आपको पता है क्या होता है बच्चों?
डेल्टा V बराबर हो जाएगा n इन द ब्रैकेट, आपको याद है n भी a होता है, आपका a कॉमन होता है n भी -1, ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपका पहला समीकरण। लाल प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश के लिए यही चीज हम लिख सकते हैं, डेल्टा R इक्वल टू a इन द ब्रैकेट n भी -1, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। इसी तरह पीले प्रकाश की अगर चर्चा करें, पीले प्रकाश के लिए, तो पीले प्रकाश के लिए विचरण कोण डेल्टा Y का मान कितना हो जाएगा बच्चों? n y इन द ब्रैकेट, सॉरी ये हो जाएगा a इन द ब्रैकेट n y -1, लिखा जा सकता है। अब आप देखिए, हमको पता है विक्षेपण क्षमता क्या है। विक्षेपण क्षमता हमको पता है क्या है, ओमेगा इक्वल टू है डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा Y। तो यहां से समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर क्या हो जाएगा? ये ओमेगा इक्वल टू डेल्टा V का मान क्या है बच्चों? a इन द ब्रैकेट n भी -1 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा a इन द ब्रैकेट nr -1 अपान ये हो जाएगा डेल्टा a कोष्ट में क्या हो जाएगा, इसका मान है ny -1। इसको हल करिए थोड़ा सा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो n भी -1 माइनस nr +1 डिवाइड बाई हो जाएगा a इन द ब्रैकेट ny -1 प्लस 1 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू सूत्र मिला n भी माइनस nr बटा ny -1। तो एक सूत्र ये भी बना। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, विक्षेपण क्षमता भी फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा आज का बेसिक चीजें था। अगले दिन हम आपको इसी चैप्टर से आधारित रेले थ्योरम और रामन इफेक्ट, WC रमन हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनकी इफेक्ट, उनका प्रभाव कैसे होता है और क्या उन्होंने बताया, इस सारी बातों को हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।